हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय श्रुति चैनल पर। सो आज हम अपना करेंगे इसी बुक का जो हमने कल स्टार्ट की थी, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का सेकंड यूनिट, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 2 में से चॉइस मिल रही है, तो आपको एक अटेम्प्ट करना है। सो अगर आप सभी के पास ये बुक है तो आप साथ साथ ओपन कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी तो आप बाद में बुक से रेफर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इस सेकंड यूनिट में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और मैं वो टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो रिकॉर्ड करके शॉर्ट में डाल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, पेज नंबर 64 पर है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, जिसमें हमें उसकी नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली बताने हैं। ये आपने क्वेश्चन काफी बार देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स में, आप चाहेंगे तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगी आपके साथ। सो इसमें बेसिकली आपको अगर आप मतलब लॉजिक से भी आप सोचो कि अगर एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है अगर वो गवर्नमेंट लेके आती है तो बेसिकली उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए। अगर हम एज अ गवर्नमेंट हमें चांस मिले और हम लेके आए ऐसा करिकुलम जिसमें हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन इजीली प्रोवाइड कर सके, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे या हमारे एम्स क्या होंगे। सो बेसिकली इसमें बोला गया है कि आप सबसे पहले एक कोहेसिव सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर खड़े करिए एजुकेशन के रिगार्डिंग, कि भाई एजुकेशन की रेलिवेंस है सोसाइटी में और वो इक्विटी और इक्वालिटी दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। इक्वालिटी होती है बराबर, समानता, और इक्विटी होती है जैसे कि जिसको जितनी नीड है हम उसको उतने ही के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, इसको आप अपने पेपर में एक्सप्लेन इलेबोरेट कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 किड्स हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। जो हमारे पास एक ए और बी किड्स हैं कि एक स्टेडियम में एक प्रोग्राम या कोई मैच देखने जाते हैं। जो ए किड है वो उसकी जो हाइट है वो छोटी है और जो बी है उसकी हाइट जो है काफी बड़ी है। सो बेसिकली अगर हम इक्वालिटी के बेस पे देखें तो इन दोनों को हम इक्वल स्टूल प्रोवाइड करेंगे कि एक ही ए को दे दिया और एक ही बी को दे दिया। लेकिन अगर हम इक्विटी के बेस पे देखें तो क्योंकि ए की हाइट जो है वो छोटी है, इसलिए हम ए को 2 स्टूल दे देंगे। ए का खुद का जो उसको मिलेगा ही और बी वाले का भी उसको दे देंगे, क्योंकि बी वाले के पास ऑलरेडी उसकी हाइट है तो वो उसका लाभ उठा सकता है, तो उसको कोई भी प्रोग्राम या मैच देखने के लिए स्टूल पे खड़े होकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, या बैठकर। लेकिन जो ए वाला है उसकी हाइट कम है तो वो बेचारा नहीं देख पाएगा, इसलिए हम उसको इक्विटी के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से, ताकि उसकी हाइट एक लेवल में आ जाए जिससे वो भी आराम से मैच को देख पाए। सो इसी एग्जाम्पल को आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में अच्छे से। सेकेंड हमारा पॉइंट है कि हमें एलिमेंट्री एजुकेशन जो है यूनिवर्सलाइज करनी चाहिए, कि सबको समानता पढ़ने का अधिकार मिले। हमें ये जो है रिस्पेक्ट बढ़ाती है ह्यूमन की डिग्निटी के, राइट्स के। ह्यूमन को अपने राइट्स के बारे में, अपने वेलबींग के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। उसका एक जो सोशल स्टेटस है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी, पढ़ने एवं समझने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होती है एजुकेशन की वजह से। यही इसके एम्स थे हमारे एनसीएफ के, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के। इसमें बोला गया था कि हम इंटीग्रेट कर देंगे, हम ऐसे अलग अलग नहीं, तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्ट्स है, जैसे साइंस जो है, फिजिक्स है, तो फिजिक्स और मैथ्स आपके लिंक हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आपके सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये आपके लिंक हो जाएंगे। तो आपको इंटीग्रेट करिकुलम डेवलप करना है बच्चों के लिए, ठीक है। इनको एक ये कल्चर स्पेसिफिक पेडागोजी बनाओ इनके लिए, जिसमें ये कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी और अपने एजुकेशन को खुद ब खुद इम्बाइब करने की, इम्बाइब मतलब अपने सेल्फ उसको अटेन करने की क्यूरियोसिटी डेवलप करे, ठीक है। ये कुछ आपके एम्स थे, इसमें से आप कुछ अपने पास से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी नीड क्यों रही? ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके, वो एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा ग्रैस्प कर सके, उनको भी एक मीनिंगफुल ऑर्गेनाइज लाइफ जीने का हक है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे इसमें करिकुलर एरियाज या स्टेजेस कैसे थी असेसमेंट की। सबसे पहले हमने लैंग्वेज एजुकेशन, हमने बोला कि हम एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आएंगे, जिसमें बच्चा जो है अपनी बेसिक लैंग्वेज के साथ स्टार्टिंग में लर्न करना स्टार्ट करेगा। जैसे वर्नैकुलर लैंग्वेज में, जैसे आपकी आंगनवाड़ीज होते हैं, उसमें जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा जाता है उसको जाते ही इंग्लिश या हिंदी नहीं सिखाते हैं, उसको पहले उसी की जो लैंग्वेज है उसी में कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें रोल बता देना, नीड हमें कहाँ का, जैसे मैथ्स मैथमेटिक्स कह लीजिए आप, साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट एंड एजुकेशन है, इन सब में सब्जेक्ट्स में हम फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स का ही ले तो हम इसमें ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लेके आएंगे, न्यूमरेसी लेके आएंगे, नंबर सिस्टम, काउंटिंग्स हो गई आपकी, ठीक है, ये सब सिखाएंगे उसको। साइंस में आप सिखाओगे वर्क एनर्जी हो गया, जो कि एक लेटर स्टेज पे जाके आएगा, जब उसका कॉग्निटिव मीन्स मेंटल स्टेबिलिटी जब उसकी एक बन जाएगी, तब आप उसको वर्क एनर्जी, पावर, ये सब आप सिखाओगे। देन सोशल साइंसेज में आपके हो गए
जैसे कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो हमारी फर्स्ट यूनिट में मेजरली जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, जो हमने कल किया अभी था, आप लोग चेक कर लेना। उसमें हमने प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, इन सब में डिफरेंस देखा था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। देन हम सिमिलरली हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जब भी स्कूल में ही हमारे पास सब्जेक्ट्स भी होता था कि आप हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन में सेकेंड ईयर में भी ये सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, जो हम कवर करेंगे फर्दर क्लासेस में। देन वर्क एजुकेशन होता है एक हमारा, जिसमें हम बच्चे को को करिकुलर एक्टिविटीज सिखाते हैं, या SUPW भी आप बोल सकते हो। स्कूल्स में ये एक स्पेसिफिकली पीरियड होता था फॉर अदर वोकेशनल करिकुलम एक्टिविटीज के लिए। इसमें आप होम साइंस का भी कंटेंट डाल सकते हो अपनी साइड से बोल के, और जिसमें बच्चे की इनोवेशन डेवलप हो। बेसिकली हम इसके इनोवेशन को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना है। देन एजुकेशन फॉर पीस एंड करिकुलम साइंस एंड लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस यूनिट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड यूनिट से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका। जैसे कि आपके लॉर्ड मैकली की रिपोर्ट्स हैं, या आपका वुड्स डिस्पैच है 1854 का, जो जिसको हम मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच बोलते हैं। इसमें भी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। ग्रांटिंग एड के बारे में बात की गई थी सबसे पहले, कि हम सरकार कुछ पैसा देगी एजुकेशन में। ये सब जो है ये आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको मैं अभी कवर नहीं करी, लेकिन स्टिल अगर आपको नीड लगती है तो आप वीडियो में कमेंट में मेंशन कर देना, मैं इनके लिए भी एक वीडियो डाल दूंगी अलग से। अभी हम इंपॉर्टेंट वाले कवर कर लेते हैं, जो अभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा जो एजुकेशन कमीशन है, उसकी मेन रिकमेंडेशंस पूछी जा सकती है आपसे। जो कोठारी कमीशन था 1964 से 66 वाला, उसमें आप लोग सबसे पहले, जैसे आप किसी भी आंसर को लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले 2 से 4 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोठारी कमीशन पे ही आंसर आ जाता है, सो रटना नहीं है कि भाई कोठारी कमीशन ने क्या अपने बारे में बताया था, नहीं। आप सिंपल स्टार्ट करना कि कोठारी कमीशन जो है एक एजुकेशन से रिलेटेड था। 1964 से लेके 66 में इन्होंने ये अपना कमीशन दिया था, जिसमें इन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कोई भी कमीशन है, कोई भी आएगा तो वो यही बोलेगा ना कि बच्चों में आप क्यूरियोसिटी, उनका कॉग्निटिव मेंटल हेल्थ डेवलप करो, जिससे बच्चे खुद से खुद ज्यादा से ज्यादा इंडल्ज हो सके एजुकेशन एक्टिविटीज में। और साथ ही साथ आप वोकेशनल एक्टिविटीज या उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी ध्यान दो। तो ये 3 से 4 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताइए, स्पेसिफिसिटीज बताइए, या कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए, जैसे आपका मन करे। सो और उसमें भी आपको ऐसे नहीं लिखना है कि जैसे 10 कैरेक्टरिस्टिक ऐसे एक साथ लिख दिए या 10 एम एक साथ लिख दिया, नहीं, ये गलत तरीका है। मतलब इतना अप टू द मार्क नहीं, आपको एग्जामिनर देखेगा अच्छा बस ये लिख दिया, और आपने कंटेंट भी मेहनत पूरी करी होगी, लेकिन स्टिल आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना आपके लिए कोई रीड नहीं करेगा। तो आपको एक हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, ठीक है, वो हेडिंग डाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताना चाहते हो टू डेवलप कॉग्निटिव हेल्थ, ठीक है, या फिर टू डेवलप क्यूरियोसिटी इन चाइल्ड, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें आप 2 लाइन में उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बता दी रहूंगी किस तरीके से और फर्दर आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें बेसिकली जो आपका कोठारी कमीशन था, इसमें आपका बोला गया नो एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज पे। सो बेसिकली हम कैरेक्टर फॉर्मेशन नहीं करेंगे बच्चे का, क्योंकि हम उसको सिखाएंगे आपको किस तरीके से करना है, वो खुद ब खुद अपना कैरेक्टर बना लेगा। या इन एडवोकेट इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर, इन सब चीजों, मतलब आप इन सब चीजों पे इतना ज्यादा भी फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये पहले ऐसा होता था कि फालतू चीजें, मतलब जो बच्चे के लिए जरूरी भी नहीं है, अननेसेसरी चीजों में उसको इतना ज्यादा इंडल्ज कर दिया गया है, या उसके ऊपर इतना ज्यादा एकेडमिक चीजों का बर्डन हो गया है। बट कोठारी कमीशन ने कहा कि हम उसको रिसर्च इन करिकुलम, प्रिपरेशन ऑफ एडवांस करिकुला, कि हम एक एडवांस करिकुला बनाएंगे रिसर्च करके कि बच्चे को कहाँ पर किस चीज की नीड है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन पे, ठीक है। एक हम स्पेशल प्लान बनाएंगे टीचिंग का, लैंग्वेज का, जैसे कि 5th क्लास तक का अलग हो, 8th क्लास तक का अलग हो, अप टू 10th अलग हो, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कोठारी कमीशन ने कहा इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर सोशल स्टडीज के लिए बनाएंगे हम, और एक न्यू करिकुलर बेसिक एजुकेशन के लिए हम डेवलप करेंगे, या एक सोशल सर्विस प्रोग्राम डेवलप करेंगे, जिसमें बच्चा खुद ब खुद अपने सोशल स्किल्स को, कल्चरल स्किल्स को, मोटिवेशनल स्किल्स को एनहेंस करेगा। और उसके बाद हम उस पे उसकी फोकस करेंगे फाउंडेशनल कोर्सेज पे ही, कि जिससे वो स्टार्टिंग में ही 3 लैंग्वेजेस को लर्न कर सके। मतलब एक उसकी खुद की वर्नैकुलर लैंग्वेज होगी, ठीक है, एक उसकी जो हिंदी लैंग्वेज होगी जो कि बाद में आप हायर और लोअर लेवल्स पे वो बोलेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज होगी जो हायर और लोअर लेवल्स पे वो यूज करेगा। उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, ठीक है, वर्क एंड एजुकेशन, इस तरीके से। ये सब इसके होंगे लोअर सेकेंडरी स्टेज में, जो कि आपके होंगे 8th to 10th क्लास तक के में। लेकिन जैसे वो हायर सेकेंडरी स्टेज में जाएगा 11th 12th के लिए,
सो उसको ऑप्शन दिया जाएगा अपने सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए, या वो किस स्ट्रीम में आगे जाके परस्यू करना चाहता है। ये सब आइडियाज दिए। देन डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ, अब ऑब्वियसली बात है, आप टेक्स्ट बुक लेके आओगे तो आपकी टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, वो पिक्चराइज्ड होनी चाहिए कि बच्चे को देख के विजुअल मेमोरी से जितना लर्न कर सकता है उसको इजिली समझ में आ जाए, ठीक है। आपका कंटेंट एनरिच होना चाहिए, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, फिल्टर्ड कंटेंट होना चाहिए। 3 पॉइंट हो गए हमारे कि आपकी टेक्स्ट बुक पिक्चराइज होनी चाहिए, एनरिच्ड कंटेंट होना चाहिए, फिल्टर्ड कंटेंट होना चाहिए, और आपका ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होना चाहिए कि मतलब मैनरली आपका अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। एक कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट रहनी चाहिए आपके रेगुलर फीडबैक्स के साथ आपकी टेक्स्ट बुक्स में, ठीक है। उसमें स्टूडेंट और टीचर का कोऑपरेशन भी काफी मैटर करता है। तो ये 6-7 पॉइंट मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। अब हम अपनी बुक में देख लेते हैं, इन्होंने भी यही सब बताया। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, ठीक है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक टेक्स्ट बुक जो सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही रिगार्डिंग कंटेंट रेडी करेगी। मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक, स्टूडेंट कोऑपरेशन, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो ज्यादा पैसे पे करे या ज्यादा बुक की कीमत देगा उसको हम अच्छी टेक्स्ट बुक दे देंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, यही सब लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ आईईसी इन मेथड्स ऑफ टीचिंग, वही बोला गया होगा कि टीचर जो है ऐसे नहीं होना चाहिए कि वीक बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ इंटेलिजेंस पे ध्यान दे रहा है, उसको सब पे ध्यान देना चाहिए। रिजिड होना चाहिए हमारा सिस्टम जो है, रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग भी हो और मतलब ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही ऐसे अभी चेंज करना पड़ा तो अभी चेंज होगा, थोड़ा रिजिड हो लेकिन फ्लेक्सिबल भी हो उसके साथ साथ, कि ऐसा भी ना हो कि 10 साल लग गया आपके सिस्टम में एजुकेशन को चेंज करने में। अगर आज एक हम नई टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इतना भी रिजिड ना हो कि भाई वो इंट्रोड्यूस ही ना हो पाए, और इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो कि आपने उसके पूरे प्रोज और कॉन्स, फायदे और नुकसान भी नहीं देखे कि कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है, और आपने एकदम से इंट्रोड्यूस भी कर दी। तो फ्लेक्सिबल और रिजिड, इसको हम क्वासी फ्लेक्सिबल या क्वासी रिजिड, सेमी रिजिड मतलब हाफ रिजिड फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक भी कह सकते हो आप लोग। इस तरीके से आप ये आंसर अपना कंप्लीट कर लेना। उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है नेशनल पॉलिसी वाला, तो हमने कर लिया। इसके बाद है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमने कर लिया। इसके बाद हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ये मैंने आपको कल भी वैसे थोड़ा बहुत बता दिया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का, लेकिन मैं इस वाले में भी बता देती हूँ। बेसिकली इसमें आपको गवर्नमेंट के जो जो इनिशिएटिव्स रहे हैं उन्होंने जो स्कॉलरशिप स्कीम्स लेके आए हैं, प्रोग्राम्स लेके आए हैं, आपको वही मेंशन करने हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारा उस टाइम पे जो कोर्स आता था वो 10+2+3 का आता था, तो उस तरीके से फिर वही फाउंडेशनल कोर्स होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए बच्चों के लिए, और बच्चों को न्यू चैलेंजेस फेस करवाने आने चाहिए, जिससे कि उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, वो नई चीजों को ग्रेस्प करने के लिए खुद ब खुद आगे आएंगे, तत्पर रहेंगी हमेशा, सोशल इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी उनकी नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। तरीके से आपको ये मेंशन कर देना है, ठीक है। 1 लैंग्वेज फॉर्मूला बाद प्राइमरी लेवल पे, उसके बाद आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बेसिकली देखा जाए तो आपके पॉइंट्स वही रिपीट हो रहे हैं। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, सबको बराबर का हकदार है। एजुकेशन फॉर वुमेन, इसमें आप कुछ आप अपने आर्टिकल भी मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 21A हमने बाद में इसको इंसर्ट किया था, जो एजुकेशन की बात करता है। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी 11 जो है 6th अमेंडमेंट एक्ट से डाली गई थी, उसमें भी आपकी 6 to 14 ईयर्स के एज के लिए एजुकेशन की बात की गई है। देन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, हमारे माइनॉरिटीज के लिए हमारे आर्टिकल है 29 and 30, आप ये सब भी मेंशन कर सकते हैं। देन हमारे उसके बाद कुछ वोकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी बच्चों के आपका जो है इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी चाहिए। और एजुकेशन फॉर ऑल, जैसे गाइडेंस होते हैं तो गाइडेंस फॉर ऑल होती है, तो ऐसे एजुकेशन फॉर ऑल होते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करता है बच्चे में, ठीक है। इसके बाद आपका रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990 का है। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। अगर आप लोग को लगे कि ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद हमारे इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचता है, जो कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इसमें भी बेसिकली आपको यही बताया गया था कि इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्या रहे थे जो हमें बाद में रेक्टिफाई करने थे। जैसे कि हमें वोकेशनल आपके जो प्रोग्राम्स उन पर ज्यादा अच्छे से ध्यान देना था, हमें एजुकेशन सर्विस को और इम्प्रूव करना था, ठीक है। सेंटर स्टेट पार्टनरशिप कोऑपरेशन होना चाहिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटी में, तो वही हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन होना चाहिए, और कम्युनिटी और वॉलंटियर ग्रुप्स का भी काफी ज्यादा रोल होना चाहिए एजुकेशन में। उसके बाद हमने अपनी रिवाइज पॉलिसीज निकाली, जिसमें आपकी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन रहेगा बच्चों के एजुकेशन में। काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जिन सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो एनकरेज करेंगे वॉलंटरी एजेंसीज को कि आप आओ सामने और बच्चों को पढ़ाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ। फॉलो अप प्रोग्राम्स निकालो। फॉलो अप प्रोग्राम्स होता है, अगर आपने आज पढ़ाया है तो
फॉलो अप प्रोग्राम्स होते हैं कि आपने आज पढ़ाया तो ऐसा नहीं आप भूल गए बच्चे को, आप उसके 2-3 4 सेशंस लगातार लेते रहिए, उससे फीडबैक लेते रहिए और जो बच्चा फीडबैक दे उसके रिगार्डिंग आप अपने सेशंस को इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने इवनिंग स्कूल्स डालो, अगर मॉर्निंग स्कूल्स तो चलते ही, इवनिंग स्कूल्स बनाओ अगर आपको कम पड़ रहा है तो टाइम बच्चों के लिए। ओपन स्कूल्स करो, जैसे हमने ओपन स्कूल्स भी सुने होते हैं। और बाकी आप एजुकेशन में हर वो चीज करो, हर वो रेवोल्यूशन लाओ जिससे बच्चा इजिली पढ़ सके। उसके जैसे हमारे कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए आप स्पेशल डेस्क चेयर अरेंज करवाइए। सो ये सब पॉइंट्स आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे ये सेकंड यूनिट हमारी यहीं पर ही कंप्लीट होती है। सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए, ऑलमोस्ट पूरी यूनिट ही डिस्कस हो गई है। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आंसर को लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हमने एम्स ऑब्जेक्टिव, आप हेडिंग डाल देना, एम्स या ऑब्जेक्टिव एक ही बात है, वो आप 5 से 6 बता देना ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के। ब्लैक पेन से एक हेडिंग डाली, फिर उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, उसमें हेडिंग्स डालना 5, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद अपना कंक्लूजन या फिर नीड हमें क्यों डालनी है, या आप कंक्लूजन में लिखते हुए 4 से 5 लाइन में एंड कर देना। इस तरीके से आप लोग आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो पूरा प्रेजेंटेबल लगेगा। रेस्ट में आप लोगों को साथ साथ में और टिप्स बताती रहूंगी। सो अगर आपको ये पसंद आया हो सेशन तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम बहुत जल्दी 3rd यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।